सभी दर्शकों को नमस्कार। एवन जुडिशियल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम जो है एक नया विषय शुरू कर रहे हैं जिसका नाम अंतर्राष्ट्रीय संगठन और यूएन चार्टर है। इस विषय से संबंधित जो आपके प्रश्न आते हैं, उत्तर प्रदेश सिविल सेवा परीक्षा में भी प्रश्न आते हैं। उत्तर प्रदेश सिविल जज, उत्तर प्रदेश हायर जुडिशरी, इसके अलावा उत्तराखंड में भी इससे प्रश्न आते हैं। राजस्थान के जो जुडिशरी का पेपर होता है उसमें भी प्रश्न आते हैं। झारखंड जुडिशरी का पेपर होता है उसमें भी आपके इससे प्रश्न आते हैं। और मध्य प्रदेश एचजेएस इत्यादि परीक्षाओं में भी जो है इस विषय से प्रश्न आते हैं। इसके अलावा यूजीसी नेट का जो लॉ का पेपर होता है उसमें भी जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन और यूएन चार्टर से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो इस सीरीज को हम शुरू करेंगे और इस सीरीज में जो है हमारा ये पहला लेक्चर होगा, पहली वीडियो होगी। और इस पहली वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित सामान्य परिचय की ही चर्चा करेंगे। और आने वाले जो वीडियो होंगे उसमें हम यूएन चार्टर, जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर है या फिर यूनाइटेड नेशन चार्टर अधिनियम है, उसको हम जो है अध्ययन करेंगे। और यूएन चार्टर के साथ साथ जो है हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का चार्टर, जो कि यूएन चार्टर का ही पार्ट होता है, उसका भी हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए इस वीडियो सीरीज को हम शुरू करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या अध्ययन करना है हमको। अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात करें अगर हम, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन उन संस्थाओं को कहते हैं जिसके सदस्य, कार्यक्षेत्र और उपस्थिति वैश्विक स्तर की होती है। मतलब विश्व स्तर पर होती है, वर्ल्ड स्तर पर होती है। ऐसे संगठनों को ही हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहते हैं। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। अब ये दो प्रकार के कौन कौन से संगठन होते हैं उनकी हम चर्चा करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी, जो कि अशासकीय संगठन है, जिसको हम इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आईएनजीओस कहते हैं। ये ऐसे संगठन होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैर सरकारी संगठन के रूप में कार्यरत होते हैं। यानी कि ये सरकारी संगठन नहीं होते हैं, सरकारों से स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन गैर लाभकारी संगठन होते हैं, मतलब किसी भी लाभ के लिए ये काम नहीं करते हैं। ये जो है सामाजिक, पर्यावरण, मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर काम करते हैं। अब इसके अगर उदाहरण की हम बात करें तो इसके उदाहरण आप देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस और वर्ल्ड विजन इंटरनेशनल इत्यादि इसके उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन का एक प्रकार है जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन के नाम से जानते हैं। बाकी दूसरा जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का प्रकार है उसको हम अंतर सरकारी संगठन के नाम से जानते हैं, यानी कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, आईजीओस। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन आईजीओस के रूप में भी जाना जाता है। ये संगठन ऐसे होते हैं जो मुख्यतः संप्रभु राज्यों, यानी कि जो राज्य स्वतंत्र हैं, जिनका अस्तित्व है विश्व में, ऐसे राज्यों की बात कर रहा है। जो संप्रभु राज्यों सदस्य राज्यों के रूप में निरूपित से मिलकर बनते हैं। मतलब क्या है कि जो विश्व स्तर पर जितने भी राज्य हैं, जितने भी देश हैं, उन देशों से मिलकर ये संगठन बनते हैं। और इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इनका मुख्य उद्देश्य देशों के बीच में सहयोग बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर काम करना होता है, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन इत्यादि। तो ये क्या है? ये सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। और इन सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की हम चर्चा आगे करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है हमें भी अपना अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमारा टॉपिक है और इसमें से हमें यूएन चार्टर, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ, जो ये आपका देख रहे हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम यूएनओ के नाम से भी जानते हैं, यही हमें सबसे ज़्यादा पढ़ना होता है।
इसके अलावा जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन आएंगे उनकी हम शॉर्ट में चर्चा करेंगे, जो भी प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे। चलिए, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन और अंतर सरकारी संगठन। इसके अलावा जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन के कुछ अन्य प्रकार भी देखने को मिलते हैं हमें, जैसे क्षेत्रीय संगठन। ये संगठन जो है किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र को एकजुट करते हैं और उनके राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक एकता के विकास को बढ़ावा देते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण के रूप में देखें, जैसे यूरोपीय संघ है, यूरोपीय यूनियन बोलते हैं जिसको, आसियान आता है आपका, एशिया का संगठन आ जाता है, सार्क आ जाता है आपका, और ऐसे तमाम ऐसे संगठन हैं जो एक भौगोलिक क्षेत्र पर, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, ना कि पूरे विश्व के में करते हैं। तो ये क्या है, क्षेत्रीय संगठन है, ये भी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक प्रकार है। इसके अलावा अगर हम देखें आगे, तो विषय वस्तु आधारित संगठन भी होते हैं, और ये संगठन जो है किसी विषय वस्तु पर ही काम करते हैं। जैसे आप देखते हैं WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेफ है, और ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये क्या है, किसी विषय वस्तु पर आधारित संगठन है, और ये किसी विषय वस्तु के लिए ही काम करते हैं, उनमें सुधार करने के लिए काम करते हैं, उनके विकास के लिए काम करते हैं। और आप देखते हैं जैसे कि ये यूनिसेफ आप देख रहे हैं, जिस भी संगठन में UN लग जाता है वो UN की इकाई यानी कि यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र की एक इकाई के रूप में कार्य करती होती है। ठीक है, तो ऐसी आगे हम चर्चा करेंगे, काफ़ी सारे आपको इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा, और जो भी आपको यहाँ पर बताया जा रहा है या फिर समझाया जा रहा है, और ये आप सब नोट्स बनाते चलेंगे साथ के साथ, तो आपका काफ़ी हद तक ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। काफ़ी सारे प्रश्न इसमें आते हैं जुडिशरी में, तो इनको आप जो है साथ के साथ तैयार करते चलेंगे, लिखते चलेंगे। चलिए आगे हम अगर बात करें इसकी, उसको देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें, तो इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है, कैसे कैसे ये आया, कैसे कैसे उसका उत्पन्न होता है, उसकी हम चर्चा करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना की शुरुआत जो है आपकी संयुक्त राष्ट्र से होती है, राष्ट्र संघ से होती है। राष्ट्र संघ से जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की शुरुआत होती है, और ये राष्ट्र संघ क्या है, सबसे पहले हम इसी को देखते हैं। तो राष्ट्र संघ की अगर हम बात करें, तो राष्ट्र संघ कैसे बना, इसके लिए क्या होता है, कैसे इसका निर्माण हुआ, क्यों लाया गया, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए क्या है, युद्ध, सबसे पहले आप युद्ध के बारे में जानें कि युद्ध जो होता है वो हमेशा विनाश ही लाता है, और युद्ध से जो है अत्यधिक रक्तपात होता है, संपत्ति नष्ट होती है। और यहाँ पर जो संयुक्त राष्ट्र का निर्माण होता है वो प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत ही होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमने युद्ध की चर्चा की कि जो राष्ट्र संघ है, राष्ट्र संघ का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही होता है। तो प्रथम विश्व युद्ध की हम बात करें तो 1914 से लेकर 1918 तक ये चला, और लगभग 5 वर्षों तक, लगभग आपका 5 वर्षों तक ये चलता है। इसमें जो है अत्यधिक जान माल की हानि हुई, और जब इस युद्ध से ज़्यादातर लोगों की जानें गई, ज़्यादातर जो है इसमें सामान की नुकसान हुआ, संपत्ति का नुकसान हुआ, तो ऐसे युद्ध से जो है आगे चल के जो भविष्य में यानी कि 1918 के बाद कोई ऐसा युद्ध ना हो, ऐसे युद्ध की पुनरावृत्ति ना हो, और ऐसे युद्ध की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए और दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ का निर्माण होता है, जिसको हम लीग ऑफ नेशंस के नाम से भी जानते हैं। अब ये राष्ट्र संघ का निर्माण जो हुआ था, राष्ट्र संघ जो है किसी एक व्यक्ति की देन नहीं थी, लेकिन इसकी स्थापना में जो है तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसलिए इन्हें ही इस राष्ट्र संघ का संस्थापक माना जाता है।
तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्र संघ है और राष्ट्र संघ का जो निर्माण हुआ है वो किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं राष्ट्र संघ के निर्माण में सबसे ज़्यादा योगदान जो रहा वो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो है वुडरो विल्सन का सबसे ज़्यादा योगदान रहा, और इसीलिए ही राष्ट्र संघ के संस्थापक इनको माना जाता है। इसलिए आपको ये प्रश्न याद रखना है, यहाँ से प्रश्न आपका पूछा भी गया है। राष्ट्र संघ की निर्माण की बात करें तो 10 जनवरी 1920 को हुआ था। अब 10 जनवरी 1920 के बाद 20 अप्रैल 1946 तक ये चलता है, और 20 अप्रैल 1946 को इसका विघटन हो जाता है, ये खत्म हो जाता है। और इस राष्ट्र संघ के बारे में जो है ये क्या है, अमेरिकी राष्ट्र संघ का हिस्सा कभी नहीं बना और सोवियत संघ को राष्ट्र संघ से निष्कासित कर दिया गया था। तो ये बात भी आपका इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं कि राष्ट्र संघ जो बना था, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अभी हम केवल राष्ट्र संघ की बात कर रहे हैं, ना कि संयुक्त राष्ट्र संघ की बात कर रहे हैं, यूएनओ की बात नहीं कर रहे हैं, केवल यहाँ पर जो है राष्ट्र संघ की बात हो रही है। और यहाँ पर जो है अमेरिका कभी भी राष्ट्र संघ का हिस्सा नहीं बना, और आप देख रहे हैं कि अमेरिका के ही राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन, इनके ही द्वारा ये सुझाव दिया गया था कि राष्ट्र संघ का निर्माण होना चाहिए, और जो है उन्हीं को उसका संस्थापक माना गया। लेकिन अमेरिका फिर भी राष्ट्र संघ का हिस्सा कभी भी नहीं बना था, और सोवियत संघ को राष्ट्र संघ से निष्कासित कर दिया गया था। तो ऐसे और भी तमाम कारण थे जिसके कारण ये जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो संगठन हुआ था ये नष्ट हो जाता है। 20 अप्रैल 1946 तक ये चलता है। अब इसके क्या विघटन के कारण है वो सब हमारे विषय की चर्चा का विषय नहीं है, उसको हमें पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। आगे अगर हम देखें इसके बारे में, तो इससे संबंधित और कुछ प्रश्न भी बनते हैं। राष्ट्रसंघ को बहुधा यानी कि युद्धों का बालक भी कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या है, राष्ट्रसंघ जो है ये राष्ट्रसंघ, इसको बहुधा भी कहा जाता है, या फिर इसका अर्थ जो है युद्ध का बालक इसको कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रसंघ के मूल सदस्यों की संख्या 61 थी, जो कालांतर में सदस्यता वापस ले जाने के कारण घटकर 32 रह गई थी। तो जब राष्ट्रसंघ का निर्माण हुआ था तो इसके सदस्यों की संख्या 61 रही थी, और जो कि आगे चल करके घट गई थी। जो है कुछ लोगों ने, कुछ देशों ने क्या है अपनी सदस्यता वापस ले ली, तो वहाँ पर घटकर 32 रह गई थी 1946 तक आते आते। उसके बाद क्या है, राष्ट्रसंघ के प्रमुख 3 अंग थे, सभा, परिषद तथा सचिवालय। और अभी जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है वर्तमान में, उसमें हमारे 5 अंग देखने को मिलते हैं, उनकी चर्चा हम आगे भी करेंगे। राष्ट्रसंघ का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में बनाया गया था। तो ये सारे पॉइंट भी आपको जो है याद रखने हैं राष्ट्रसंघ के संदर्भ में। चलिए अब हम आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ, अब यहाँ पर देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ की बात हो रही है। यहाँ पर क्या है कि राष्ट्र संघ अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करने में असफल रहा, और 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया था, जो कि 1945 तक चला था। अब देखिए यहाँ पर हमने बताया था आपको कि 1946 तक जो है राष्ट्रसंघ चलता है। अब 1946 तक जो चला था, क्योंकि 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चला, यानी कि आप दूसरे विश्व युद्ध की बात करें तो 1939 से लेकर के 1945 तक चला था, और जब तक ये चला तो ये इसका 1946 में ये नष्ट हो गया था, राष्ट्रसंघ नष्ट हो गया था। इसका कारण यही है कि क्योंकि जो राष्ट्रसंघ था उसका उद्देश्य क्या था कि ऐसे युद्धों की, जो विश्व स्तर पर पहला विश्व युद्ध हुआ था उससे बहुत जो है जान माल की हानि हुई थी, ऐसे युद्ध की पुनरावृत्ति ना हो, लोगों की हत्याएं ना हो, जान माल की नुकसान ना हो, और इसीलिए जो है वो बनाया गया था। और जब वो अपने इस उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहा, क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था,
तो क्या है, वहाँ पर राष्ट्रसंघ का नष्ट हो जाता है, विनाश हो जाता है। राष्ट्रसंघ की विफलता के बावजूद दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों की शक्तियों ने एक नया वैश्विक संगठन स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की और इसकी शुरुआत 1941 में ही हो चुकी थी। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए जो है मित्र देशों ने जो दूसरे विश्व युद्ध के जो मित्र देश थे, उन्होंने क्या किया, एक नए वैश्विक संगठन स्थापित करने की आपसी एक सहमति व्यक्त की और इसकी शुरुआत 1941 में ही हो चुकी थी। ठीक है, अब देखिए कैसे घटनाक्रम होता है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ उसकी हम देखते हैं, चर्चा करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की उत्पत्ति के निम्नलिखित आधार रहे, क्या क्या आधार रहे, कैसे कैसे रहे। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं आप, सेंट जेम्स लंदन घोषणा 12 जून 1941। तो आप देख रहे हैं कि 1939 में जो है दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ और 1941 में क्या होता है, एक घोषणा पत्र जारी होता है। तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्र 12 जून 1941 को लंदन के जेम्स पैलेस में इकट्ठा हुए और एक अंतर्राष्ट्रीय शांति संगठन की स्थापना करने की बात उन्होंने कही। इसके बाद अगर हम देखें तो अटलांटिक चार्टर 14 अगस्त 1941 को ये आता है। अटलांटिक चार्टर जो है अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा 14 अगस्त 1941 को, जो कि दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ही न्यू फाउंडलैंड के तट पर सरकार के दो प्रमुखों की बैठक के बाद जारी एक संयुक्त घोषणा थी। अटलांटिक चार्टर ने जो है एक ऐसे विश्व की आशा को अभिव्यक्त किया, जहां सभी लोग भयमुक्त वातावरण में रह सकें तथा निजीकरण एवं आर्थिक सहयोग के मार्ग की खोज कर सके। इस चार्टर की घोषणा जो है समुद्री जहाज में हुई थी, जो कि आप देख रहे हैं नाम से ही आप जो है अटलांटिक चार्टर। तो यहाँ पर क्या है, हमारा अटलांटिक एक हमारा महाद्वीप है। ठीक है, तो ये क्या है, जहाज में हुई थी इसकी घोषणा। तो इसको आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि किस चार्टर की घोषणा जो है समुद्री जहाज में हुई थी। ठीक है, बाकी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात याद रखने लायक नहीं है इस पॉइंट से, केवल आपको ये याद रखना है कि ये कब हुआ था, 1941 में, और समुद्री जहाज पर यह हुआ था। चलिए आगे हम देखें, संयुक्त चार्टर की घोषणा। अब क्या है, यहाँ पर 1 जनवरी 1942 की बात है। संयुक्त चार्टर की घोषणा के बारे में अगर देखें तो 1 जनवरी 1942 को अटलांटिक घोषणा को मान्यता दी गई। तो जो अटलांटिक की घोषणा यहाँ पर हुई थी, उसको यहाँ पर क्या किया गया, उसको मान्यता प्रदान कर दी गई। यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने संयुक्त राष्ट्र शब्द का सुझाव दिया था। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर देखिए अंडरलाइन भी क्या हुआ है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि संयुक्त राष्ट्र शब्द का यूज़ करने का सुझाव किसने दिया था, तो तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने संयुक्त राष्ट्र शब्द का जो है सुझाव दिया था। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था, जो कि सदस्य देशों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और उनकी अनुमति के बिना दुश्मन देश के साथ गठबंधन करना असंभव था। तो यहाँ पर क्या है, संयुक्त चार्टर की एक घोषणा हो रही है केवल, और जिसमें अटलांटिक चार्टर को मान्यता दी जा रही है। और इसमें क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र चार्टर संगठन के बारे में घोषणा की गई। 26 देशों ने इस समझौते पर बाद में हस्ताक्षर भी किए और इस घोषणा में यह सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया कि सदस्य देश, जो 26 देश हैं, सदस्य देश एक दूसरे की मदद करेंगे, आर्थिक रूप से सहयोग करेंगे और उन देशों की अनुमति के बिना जो है किसी भी दुश्मन के साथ कोई गठबंधन नहीं किया जाएगा और ऐसा करना असंभव होगा। तो यहाँ पर क्या है, एक 26 देशों का एक संगठन तैयार हो रहा है और संयुक्त चार्टर, उसको संयुक्त राष्ट्र के नाम उसको दिया जा रहा है, लेकिन ये अभी जो है पूर्ण रूप से संयुक्त राष्ट्र नहीं है।
आगे अगर देखें हम, मास्को घोषणा 1 नवंबर 1943। तो मास्को घोषणा की अगर हम बात करें, 30 अक्टूबर 1943 को अमेरिका, इंग्लैंड, रूस और चीन के विदेश मंत्री मास्को में इकट्ठा होते हैं और इस घोषणा में अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना के संबंध में निर्णय लिया गया और प्रत्येक राष्ट्र इसमें भाग ले सकता था। तो यहाँ पर क्या है, मास्को यानी कि आप देखते हैं वहाँ पर अमेरिका, इंग्लैंड, रूस और चीन के विदेश मंत्री इकट्ठा होते हैं और यहाँ पर क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने की, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्थापना करने की घोषणा के बारे में निर्णय लेते हैं और इसमें जो है कोई भी इसमें भाग ले ले सकता था, ऐसा इन्होंने जो है निर्णय लिया था। उसके बाद तेहरान सम्मेलन, और तेहरान सम्मेलन क्या है, ये 1943 का है ये भी। तो ये दिसंबर में यानी कि अक्टूबर में जो है आपका मास्को घोषणा होता है 1943 में। उसके बाद दिसंबर 1943 में जो है तेहरान सम्मेलन होता है। यहाँ पर जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और स्टालिन तेहरान में मिलते हैं। इस सम्मेलन में जो है तीनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर जोर दिया और इस सिद्धांत के संबंध में इस सम्मेलन में एक घोषणा भी की गई थी। तो यहाँ पर क्या है, तीनों नेता जो है यहाँ पर मिलते हैं। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है कि जो है चर्चिल, रूजवेल्ट और स्टालिन किस सम्मेलन में मिले, तो वहाँ पर ये तेहरान सम्मेलन में मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपको सब चीज़ें ध्यान रखना है। आगे अगर हम देखें, डरबन ओक्स सम्मेलन। तो डरबन ओक्स सम्मेलन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 21 अगस्त से लेकर 7 अक्टूबर 1944 तक ये होता है और इस सम्मेलन में एक जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि जो सम्मेलन हुआ, इसने क्या किया, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस सम्मेलन में जो है संगठन के नाम, उसकी संरचना, उसके कार्य और उसके विभिन्न विभिन्न भागों पर विस्तार से चर्चा की गई और एक यहाँ पर प्रारूप भी बनाया गया है, यानी कि अब यहाँ पर ड्राफ्ट भी तैयार किया गया है। ठीक है, और डरबन के बाद आप देखते हैं डरबन ओक्स सम्मेलन। इसके बाद ये सब आपको याद रखने हैं। मास्को घोषणा कब हुई, मास्को रूस की राजधानी, तेहरान ईरान की राजधानी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद होनी चाहिए। मित्र राष्ट्र कौन थे, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, वो भी आपको जो है ध्यान रखना चाहिए कि इसमें ब्रिटेन शामिल था, अमेरिका शामिल था, रूस शामिल था, फ्रांस है, चीन है इत्यादि जो उसमें देश थे। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर वो इतिहास का पार्ट है। डरबन ओक्स सम्मेलन के बाद की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर याल्टा सम्मेलन फरवरी 1945 में होता है। ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहाँ पर जो है ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, तो इसको भी आपको याद रखना है। याल्टा सम्मेलन की बात करें, फरवरी 1945 में होता है। फरवरी 1945 में याल्टा में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में जो है रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन फिर से मिले। उन्होंने जो है विश्व शांति बनाए रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के निर्माण पर जोर दिया और इस सम्मेलन में डरबन ओक्स सम्मेलन की कई अनसुलझी समस्याओं को सम्मेलन में हल किया गया। यानी कि जो प्रारूप यहाँ पर तैयार किया गया था, यहाँ पर एक संगठन के नाम की चर्चा की गई, संरचना और कार्यों की चर्चा की गई और इसमें जो है जो भी तय किया गया था उसमें कोई समस्या थी, कोई ऐसी समस्या थी जो अनसुलझी थी, उस अनसुलझी समस्या को यहाँ पर इस सम्मेलन में हल किया गया था। तो ये 1945 का एक सम्मेलन होता है याल्टा में। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट पॉइंट, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। अब ये जो है यूएनओ के निर्माण का अंतिम सम्मेलन है और यहाँ पर आप देख रहे हैं 25 अप्रैल से लेकर 25 जून 1945 तक ये सम्मेलन होता है। यह सम्मेलन जो है संयुक्त राष्ट्र संगठन के अंतिम प्रयास था और यह जो है 25 अप्रैल 1945 से 25 जून 1945 तक सैन फ्रांसिस्को में आयोजित किया गया था।
वहाँ मौजूद सभी 51 देशों ने यूएन चार्टर पर चर्चा की और 26 जून 1945 को इसके चार्टर के प्रावधानों को अंतिम प्रारूप तैयार कर 50 देशों द्वारा हस्ताक्षर किया गया। देखिए क्या है यहाँ पर 25 जून 1945 को एक सम्मेलन हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हो रहा है, सैन फ्रांसिस्को में हो रहा है। ठीक है। और यह जो है आपका, वहाँ पर आप देख रहे हैं 51 देश उपस्थित हैं और यहाँ पर यूएनओ चार्टर पर चर्चा होती है। जो यूएनओ चार्टर है जो हम आगे पढ़ेंगे उस पर चर्चा होती है और 26 जून 1945 को इसके प्रावधानों को अंतिम रूप दे दिया जाता है। अंतिम फाइनल उसको जो है फाइनल रूप दे दिया जाता है। और यहाँ पर 51 देश जो है उपलब्ध थे, लेकिन 50 देशों ने उस पर हस्ताक्षर किए थे। पोलैंड ने जो है राजनीतिक कारणों से हस्ताक्षर नहीं किया था और उसने जो है 15 अक्टूबर 1945 को हस्ताक्षर कर इसका मूल सदस्य वो बना था। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि मूल में जो है इसके 51 सदस्य थे और 51 सदस्यों में से 50 सदस्यों ने उसको जो है स्वीकार किया था, यानी कि हस्ताक्षर किए थे। एक सदस्य पोलैंड जो देश था उसने हस्ताक्षर नहीं किए थे राजनीतिक कारणों से, लेकिन उसने बाद में 15 अक्टूबर 1945 को उस पर हस्ताक्षर करके उसका वो मूल सदस्य बन गया था। इस सम्मेलन की सदस्यता की बात करें तो इस सम्मेलन की सदस्यता जो है लॉर्ड हैलिफैक्स ने की थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, सोवियत संघ, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, चीन आदि देशों की सिफारिश के बाद यह घोषित किया गया कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर जल्द ही कार्य करेगा और इस प्रकार 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ अस्तित्व में आता है, यूएनओ बन जाता है। तो ये डेट आपको याद रखनी है। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। 24 अक्टूबर को ही जो है प्रत्येक वर्ष यूएनओ दिवस भी मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र नेशन यानी कि यूएनओ, देखिए ये क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसे मानवता की आशा भी कहा जाता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जबकि इसके कार्यालय जेनेवा में है, नैरोबी में है और वियना में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का आधार जो है संप्रभु समानता है। तो यहाँ पर क्या है, एक इसका आधार क्या है कि संप्रभु समानता, यानी कि सभी राष्ट्र जो है समान है, समान रूप से है। अगर संयुक्त राष्ट्र के आदर्श वाक्य की बात करें तो इसका कोई भी आधिकारिक आदर्श वाक्य नहीं है, इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन जो है कई देशों द्वारा इसको हमारी दुनिया इत्यादि नामों से इसका आदर्श वाक्य जाना जाता है, लेकिन आधिकारिक तौर पर कोई भी ऑफिशियल जो है कोई भी इसका ऐसा वो नहीं है, ऐसा कोई आदर्श वाक्य नहीं है। आगे अगर हम देखें, इसमें यूएन घोषणा पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 1 जनवरी 1942 को हुए थे, भारत सहित। तो भारत ने भी 1 जनवरी 1942 को यूएन घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे। यूएन चार्टर पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो 26 जून 1945 को भारत सहित इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। यहाँ पर देखिए घोषणा हो रही है केवल, और यहाँ पर चार्टर पर हस्ताक्षर हो रहे हैं, तो दोनों पर जो है भारत ने हस्ताक्षर किए गए हैं। स्थापना कब हुई इसकी? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई। आपको अभी ऊपर बताए थे कि इसकी स्थापना अस्तित्व में आया था 24 अक्टूबर 1945 को ये अस्तित्व में आता है। ठीक है। और ये आपका देखिए, ये जो है आपका ये यूएन का यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, एक प्रतीक चिन्ह है, उसका लोगो भी आप इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बारे में थोड़े से फैक्ट देख लेते हैं। ये जो है आपका यूएन चार्टर का लोगो है या फिर प्रतीक चिन्ह है। ये इसमें जो है पूरा देखिए आप, पूरा गोल सर्कल में पूरे विश्व का नक्शा दिखाया गया है, जिसके चारों तरफ जो है जैतून की पत्तियां दर्शाई गई है। तो ये जो आप दोनों तरफ ये देख रहे हैं, ये क्या है, जैतून की पत्तियां दर्शाई गई है, जो विश्व शांति का संकेत करती हैं।
यह प्रतीक चिन्ह जो है यूएन के झंडे में भी देखने को मिलता है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। कभी कभी ऐसे सामान्य प्रश्न आ जाते हैं जो कि हमसे स्किप हो जाते हैं। तो यूएन जो है आपका संयुक्त राष्ट्र विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, और इसके बारे में कुछ और फैक्ट हैं वो हम देख लेते हैं। भारत यूएन में अनुसमर्थन द्वारा शामिल होता है 30 अक्टूबर 1945 को। तो ये सब जो फैक्ट हैं आपको बिल्कुल याद रखने हैं, यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है, आपको एक प्रश्न जरूर इस स्लाइड से मिल जाएगा। तो भारत जो है यूएन में अनुसमर्थन द्वारा शामिल हुआ था 30 अक्टूबर 1945 को। इसकी आधिकारिक भाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कुल मिलाकर के 5 हैं। अरबी है, चीनी है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, रशियन है और स्पेनिश है, यानी कि 6 भाषाएं हैं, 5 नहीं 6 भाषाएं हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज 6 इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंची, रशियन, स्पेनिश और अरबी। प्रारंभ में सदस्यों की संख्या क्या थी? तो यहाँ पर प्रारंभ में इसके सदस्य देशों की संख्या, मूल सदस्य क्या थी? 51 थी, उसमें भारत भी शामिल था। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या क्या है? 193 है, 193 है। और 193वां जो इसका सदस्य बना है वो आप देख रहे हैं, 193वां सदस्य देश इसका बना दक्षिण सूडान, 2011 में ये जोड़ा था। और 192वां सदस्य इसका जो बना था वो मोंटेनीग्रो बना था। ठीक है, तो ये आपको सब याद रखने हैं। नोट करके लिखा है कि स्विट्जरलैंड एकमात्र ऐसा स्वतंत्र एवं संप्रभु देश था जिसने जो है स्वेच्छा से स्वयं को संयुक्त राष्ट्र से बाहर रखा। यानी कि स्विट्जरलैंड एकमात्र ऐसा देश है जो स्वेच्छा से अपने आप बाहर रहा था। लेकिन 2002 में स्विट्जरलैंड में जनमत संग्रह होता है, यानी कि पब्लिक द्वारा वोटिंग कराई जाती है, और पब्लिक द्वारा वोटिंग के आधार पर यह तय होता है कि इसको स्विट्जरलैंड को जो है यूएन का सदस्य बन जाना चाहिए। तो यहाँ पर वर्ष 2002 में यूएन का 190वां सदस्य स्विट्जरलैंड बना था। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। यूएनओ दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को ही यूएनओ की स्थापना हुई थी। प्रथम महासचिव की बात करें तो इसके जो प्रथम महासचिव थे 1945 में वो ट्रिग्वे हल्द्वान लाई, जो कि नॉर्वे से आते हैं, इसके प्रथम महासचिव थे। दूसरे महासचिव जो थे इसके डैग हेमरस्क जाल्ड थे, जो कि 1961 में इसके दूसरे महासचिव बने थे। वर्तमान महासचिव की बात करें तो 90वें महासचिव इसके हैं, उनका नाम है एंटोनियो गुटरेस। तो ये आप देखते रहें, और जो आगे जो भी इनके महासचिव बनते हैं उसके लिए अपडेट रहें, वो आप करंट अफेयर से टच में रहें। अब देखें आगे। अब तक कुल 12 बार यूएन, उसकी विशिष्ट एजेंसियां, उनके कार्यक्रम तथा कर्मचारियों ने शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अब तक जो है कुल 12 बार यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन या फिर उनकी विशिष्ट एजेंसियां और उसके कार्यक्रमों तथा कर्मचारियों ने नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त किया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। यूएन ने वर्ष 2022 को अंतर्राष्ट्रीय कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि और कांच के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो यूनाइटेड नेशन जो है प्रत्येक वर्ष अपना एक विषय चुनता है और उस विषय के रूप में पूरे वर्ष को मनाने का एक घोषणा करता है। तो 2022 की अगर हम बात करें तो 2022 में जो यूनाइटेड नेशन ने अपना विषय चुना था वो था अंतर्राष्ट्रीय कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि और कांच के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया था। यानी कि 3 यहाँ पर विषय उसने चुने हैं 2022 में। 2023 की बात करें अगर हम तो 2023 में जो है इसने अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज दिवस के रूप में घोषित किया है 2023 को। और इसका प्रस्ताव जो है महासभा द्वारा, महासभा क्या है ये आपका आगे बताएंगे, ये आपका
यूएन का ही एक पार्ट है। महासभा द्वारा भारत की ओर से 2021 में प्रस्ताव किया गया था, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। तो 2023 में इसको आपको याद रखना है कि 2023 का जो वर्ष था वो मोटा अनाज वर्ष था, और उसको जो है भारत की ओर से प्रस्तावित किया गया था 2021 में महासभा में। तो उसको सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था कि 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मनाया जाएगा, के रूप में घोषित किया जाएगा। चलिए आगे देखें 2024। तो 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, जो कि अभी वर्तमान में चल रहा है। और 2025 की अगर हम बात करें तो 2025 के लिए 3 अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किए गए हैं, जो कि है अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष और अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षक वर्ष। तो ये आपके 3 इसमें अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किए गए हैं 2025 के लिए। सारे पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे, इनको जो है लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल आपको ये सब याद होने चाहिए। चलिए थैंक यू। और यहाँ पर आपका ये समाप्त होता है सामान्य परिचय के बारे में। जितने फैक्ट आपको बताए हैं उनको लिखिए, नोट्स बनाइए और जो है अपना रिवीजन करते रहिए। जैसे भी प्रश्न आते हैं आप उसके लिए एमसीक्यू की कोई भी बुक ले सकते हैं। घटना चक्र भी आती है, यूथ भी आती है, परीक्षा मंथन भी आती है, तो कोई भी किताब ऐसी आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और आगे आने वाली जल्दी ही वीडियो आपको उपलब्ध कराई जाएगी। इस सीरीज़ को आगे बढ़ाया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और आपको कैसी वीडियो लगी इसके बारे में भी बताइएगा। धन्यवाद।